नमस्कार, मैं स्वरभूमि रोहित शर्मा। सीपीआई माओवादी के महासचिव बासव राज की शहादत के बाद अमित शाह ने घोषणा किया था कि माओवाद अब समाप्ति की ओर है। वैसे उन्होंने डेडलाइन 31 मार्च 2026 का दिया था, लेकिन लगता नहीं है कि ये जो है संगठन बहुत लंबा खिंच पाएगा। अमित शाह की घोषणा के बाद चीज़ें कई सारा उलट पुलट हुआ है और बासव राज की मृत्यु के बाद, उनकी हत्या करने के बाद चीज़ें कई दिशा की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। सीपीआई माओवादी के नए चुने गए महासचिव देव जी जब से सत्ता में आए हैं, मतलब सीपीआई माओवादी के महासचिव बने हैं, इसके बाद पार्टी के अंदर कई सारे अंतर्विरोध दिख रहे हैं और इसके बाद कई तरह की चीज़ें नए नए अलग अलग दृष्टिकोण की चीज़ें लोगों के बीच में आ रही है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है और इस सवाल को लेकर के एक तरफ सीपीआई माओवादी के जो प्रवक्ता अभय कुमार हैं वो लगातार सरेंडर की बात कर रहे हैं, यानी कि पार्टी के हथियार छोड़ने की बात कर रहे हैं और अस्थायी तौर पर ही सही। दूसरी ओर वहीं पर पार्टी की दूसरी तरफ से एक जारी होता है प्रेस बयान, जिसमें कि वो कहते हैं कि हमें युद्ध जारी रखना है, हमें युद्ध को और तेज करना है और वो 21 सितंबर से लेकर के 28 मैं देख पा रहा हूँ अभी 27 सितंबर तक पूरे देश में जो है सीपीआई माओवादी की 21वीं स्थापना दिवस मनाने की घोषणा किए हैं। तो क्या प्रसंग है, क्या मसला है, इस पर हम सब बात करते हैं और आइए जानते हैं पूरी चीज़ के बारे में। सीपीआई माओवादी के केंद्रीय कमेटी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति जो 15 अगस्त 2025 को लिखा गया था, लेकिन पत्रकारों के लिए 1 महीने के बाद जारी हुआ था, जिसके सामने आने के साथ ही भारत की सत्ता को साफ सूंघ गया, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी थी। पिछले 6 दशक से हथियारबंद संघर्ष चला रही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के प्रवक्ता ने अचानक घोषणा कर दी है कि वह हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से त्याग कर भारत की उत्पीड़ित जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए जन संघर्षों में भागी बनेंगे। चूंकि यह प्रेस विज्ञप्ति सीपीआई माओवादी प्रवक्ता अभय ने अद्यतन तस्वीर और हस्ताक्षर साथ जारी किए हैं, बाद में वो एक मौखिक बयान भी दिए हैं जो कि टेप में वॉइस मैसेज के रूप में आया है। इतना ही नहीं, इसके साथ उन्होंने पूर्व शहीद महासचिव बासव राज का हवाला देते हुए कहा है, हवाला दिया है इस संदर्भ में। इतना ही नहीं, इसमें मौजूद महासचिव देव जी की सहमति या उनका उल्लेख कहीं नहीं है। इसलिए राजनीतिक हलकों में एक और जहां इसे अचंभे के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं एक सवाल और तय रहा है, क्या सीपीआई माओवादी विभाजन के दौर से गुजर रहा है। ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हो रहा है कि एक तरफ प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम हथियार रख रहे हैं, बिना शर्त हथियार रख रहे हैं, और इसके साथ ही वो पूरे भारत के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मैंने बताया था आपको, सीपीआई माओवादी अपनी 21वीं स्थापना दिवस मना रही है 21 सितंबर से 27 सितंबर तक। वो इसमें लिखते हैं, बनाते एक संदेश देते हुए लिखते हैं, ये भी केंद्रीय कमेटी सीपीआई माओवादी की तरफ से जारी हुआ है, जो कि 6 सितंबर 2025 को लिखा गया था। वो 15 अगस्त का था जो अभय का बयान है, और उसके बाद भी कई कंटिन्यूटी उनका स्टेटमेंट आया है, और ये बयान जो है 6/9/2025 का है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज तारीख 18 है, तो मतलब 12 दिन पहले ये आया है। तो इसमें जो ऊपर ही लिखा हुआ इसमें जो है वो ये है कि पार्टी पीएलजीए, संयुक्त मोर्चा और क्रांतिकारी आंदोलन को बचाएंगे, देश भर में प्रतिक्रांतिकारी कगार युद्ध को विफल करने, व्यापक जन समुदायों को वर्ग संघर्ष और गुरिल्ला युद्ध में संगठित करेंगे, अपनी पार्टी को दुश्मन के लिए अभेद्य बनाएंगे, क्रांतिकारी आंदोलन को पीछे हट को पार करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाएंगे। इसके साथ ही इन्होंने नीचे में लिखा है, पार्टी कतारों को, पीएलजीए बलों को, क्रांतिकारी जन निर्माणों को, तमाम उत्पीड़ित जनता को सीपीआई माओवादी केंद्रीय कमेटी का आह्वान, ये आह्वान है।
इसमें ये 11 पन्ने के जारी किया गया पत्र है, जिसकी बात मैंने शुरू में बताया था आपको, और पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको। इसमें जो है कई सारे स्लोगन दिए हैं। इसमें जो पहला स्लोगन है 11वां नंबर पेज पर, वो है कि अपना पार्टी, मतलब सीपीआई माओवादी के बारे में बोल रहे हैं, अपना पार्टी को क्रांतिकारी आंदोलन को निर्मूलन करने की दुष्ट योजना से केंद्र राज्य सरकारें चला रही कगार युद्ध को विफल करेंगे। जन आधार को, मनोगत शक्तियों को बढ़ाते हुए पार्टी को, पीएलजीए को, जन निर्माणों को या संयुक्त मोर्चा को, क्रांतिकारी आंदोलन को बचाएंगे। आत्मसमर्पण और गद्दारी का विरोध करेंगे। उत्पीड़ित जनता की फायदा के लिए दृढ़ता से लड़ेंगे। दुश्मन के लिए पार्टी को अवैध बनाएंगे। जन आधार पर निर्भर होकर शक्ति अनुसार गुरिल्ला युद्ध को चलाएंगे। साम्राज्यवाद विरोधी, दलाल नौकरशाही, पूंजीवाद विरोधी, सामंती विरोधी बड़ संघर्ष को तेज करेंगे। ब्राह्मणीय हिंदुत्व फांसीवाद के विरोध में संघर्ष करेंगे। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद जिंदाबाद। भारत जनवादी क्रांति जिंदाबाद। जन मुक्ति छापामार सेना जिंदाबाद। भारत कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जिंदाबाद। ये वो पत्र है जिसमें कि 6-9 तारीख को, 6 सितंबर को 25 में जारी किया गया था। और इसके पहले ही जो है 15 अगस्त को वो पत्र लिखा गया था, जिसके बारे में अभय प्रवक्ता जो हैं उन्होंने बयान दिया है कि हम हथियार को रख रहे हैं। तो इस पूरे प्रसंग में क्या है अभय का बयान, मैं आपको वो सुनाता हूँ और सबसे सुनाता हूँ, ताकि चीज़ें समझ रहे कि कहाँ क्या चल रहा है। यही कारण है कि लोग बोल रहे हैं कि एक तरफ अभय का ये बयान आ रहा सरेंडर करने के बाद, दूसरी तरफ पार्टी की सेंट्रल कमेटी लिख रही है कि हम इस तरह से संघर्ष को, जो पुरानी रणनीति उनका है, उसको आगे बढ़ाएंगे। ये दो तरीके का विचार एक साथ जनता के बीच में आ रहा है। लोग भौचक हैं कि कर्तव्य विमूढ़ हैं। सत्ता को तो लगता है सांप सूंघ गया है। पता नहीं इसका जवाब अमित शाह या मोदी सरकार क्यों तुरंत नहीं दे पा रही है अभय के बयान के प्रतिक्रिया में, वो तो एक देखने वाली बात होगी। बहरहाल इसमें एक जो राजनीतिक हलकों में एक बहस चल रही है, वो ये चल रही है कि क्या देवजी के महासचिव बनने से मोस्ट सीनियर अभय की पार्टी से बगावत कर दिए हैं? क्या देवजी को महासचिव बनाने से वे नाखुश हैं? क्या वे स्वयं को महासचिव के तौर पर देखना चाहते थे, पर जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने बगावत का रास्ता अपनाया? सवाल कई सारे हैं, जवाब भविष्य में ही मिलेगा। फिलहाल हम माओवादी प्रवक्ता अभय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति को प्रकाशित बता रहे हैं। वो लिखते हैं अपने प्रेस नोट में, जो कि मैं सबसे पढ़ देता हूँ। भारत के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, माओवादी आंदोलन से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री, शांति वार्ता के प्रति सानुकूल रवैया अपनाने वाले सत्ता एवं तमाम विपक्ष पार्टियों नेतागण, शांति कमेटी के साथियों, पत्रकारों एवं जनता के सामने बदली हुई हमारी पार्टी के रुख को इस प्रेस विज्ञप्ति द्वारा हम स्पष्ट कर रहे हैं। 20-25 मार्च की आखिरी सप्ताह से हमारी पार्टी सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए गंभीर एवं ईमानदारी के साथ प्रयास कर रही है। हमारी पार्टी के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता कॉमरेड अभय के नाम पर मई 10 को स्वयं हमारी पार्टी के माननीय महासचिव, मतलब बसवराज के बारे में कहा जा रहा है, एक प्रेस बयान जारी किया गया था। उसमें उन्होंने हमारी पार्टी हथियार छोड़ने के बारे में उल्लेख करते हुए इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्वकारी कॉमरेडों के साथ सलाह मशविरा करने के लिए 1 माह का समय की मांग करते हुए सरकार के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रखा था। लेकिन दुर्भाग्यवश उस पर केंद्र सरकार अपनी सानुकूल रुख को जाहिर नहीं किया था, बल्कि जनवरी 24 से जारी अपनी घेराव और उन्मूलन सैनिक हमलों को और तेज कर दिए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये अभय जो हैं बासवराज का जिक्र करते हैं, लेकिन नाम नहीं लिखे बासवराज का, लेकिन वे बासवराज का जिक्र करते हैं, लेकिन वो देव का जिक्र नहीं करते हैं, देवजी का जिक्र नहीं करते हैं। तो मतलब ये लग रहा है कि इसे मतलब देवजी के साथ इनकी बातचीत नहीं हो पाई है। कारण तो सभी जान रहे हैं कि जो वहाँ पर जाने आने में जो असुविधाएं उनको चल रही वहाँ पर है, इस वजह से जो है बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन इसमें देवजी का उल्लेख नहीं है। इसमें
एक हमारे दर्शक ने एक कमेंट भी किया था कि इतने महत्वपूर्ण जब डिसीजन ले रही है पार्टी, तो इसमें महासचिव का हस्ताक्षर क्यों नहीं है। प्रवक्ता का हस्ताक्षर जरूर है, लेकिन इसमें महासचिव का जो देव जी अभी हैं वहाँ पर, उनका हस्ताक्षर नहीं है। खैर जो भी हो, आगे वो लिखते हैं अपने प्रेस नोट में, फलस्वरूप हजारों की संख्या में सशस्त्र पुलिस बल की तैनात कर घेराव एवं उन्मूलन हमले को अंजाम दिया गया। मार के गुंडेकोट के पास 21 मई को हुए भीषण हमले में साहसिक रूप से प्रतिरोध करते हुए हमारी पार्टी के महासचिव कॉमरेड बासव राजू सहित केंद्रीय कमेटी के स्टाफ एवं उनके सुरक्षा गार्ड के 28 साथी शहीद हुए थे। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में उनसे पहले किए गए शांति वार्ता की प्रक्रिया को बीच में अधूरा न छोड़कर उनके विचारों के अनुरूप शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए हम यह निर्णय लिए और उस पर इस प्रेस बयान को जारी कर रहे हैं। ये बासवराज का जिक्र कर रहे हैं और उनके जो समय में जो डिसीजन हुआ था उस डिसीजन के आलोक में ये आगे बढ़ रहे हैं। आगे लिखते हैं, हमारी पार्टी के माननीय महासचिव की पहलकदमी पर शुरू हुए शांति वार्ता के प्रक्रिया को आगे ले जाने के तहत हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि बदले हुए विश्व एवं देश की परिस्थितियों के अलावा लगातार देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक हम पर हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने के लिए किए जा रहे अनुरोधों के मद्देनज़र हम हथियार छोड़ने का निर्णय लिए हैं। हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम घोषित करने का निर्णय लिए हैं। हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि भविष्य में हम जन समस्याओं पर तमाम राजनीतिक पार्टियों एवं संघर्षरत संस्थाओं से जहां तक संभव हो कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे। इस विषय पर केंद्र के गृह मंत्री या उनके नियुक्त व्यक्तियों से अथवा प्रतिनिधिमंडल से वार्ता के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारी इस बदले हुए विचार से पार्टी को अवगत कराना होगा। यह हमारा दायित्व बनेगा। बाद में पार्टी के अंदर इस पर सहमति जताने वाले या विरोध करने वाले स्पष्ट होकर सहमति जताने वाले साथियों से एक प्रतिनिधिमंडल तैयार कर शांति वार्ता में हम शिरकत करेंगे। मतलब इनका कहना है कि जो सहमत होंगे उनके साथ शांति वार्ता की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, यानी जो असहमत होंगे उनको ये पीछे छोड़ देंगे और आगे बढ़ निकलेंगे शांति वार्ता की प्रक्रिया में। वर्तमान में हमारे संपर्क में रहे सीमित कैडर एवं कुछ नेतृत्वकारी साथी इस नई रुख पर अपनी पूरी सहमति जता रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार से हमारा अनुरोध है कि समूचे देश भर के अलग अलग राज्यों में काम कर रहे और जेल में बंद साथियों से सलाह मशविरा करने के लिए हमें 1 माह का समय देना है। इस विषय पर प्राथमिक रूप से सरकार के साथ वीडियो कॉल के जरिए विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भी हम तैयार हैं। इसलिए ये वीडियो कॉल की बात आपको गृह मंत्री जो छत्तीसगढ़ के हैं उन्होंने कहा था कि माओवादी चाहें तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, इसी का ये जिक्र कर रहे हैं। वीडियो कॉल के जरिए विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भी हम तैयार हैं। इसलिए और एक बार हम स्पष्ट कर रहे हैं कि फौरन 1 माह समय के लिए औपचारिक रूप से सीज फायर की घोषणा करें, फौजी अभियानों को रोकवाकर शांति वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाना व खून से बह रहे जंगलों को शांति वनों में तब्दील करना आपके लिए जाने वाली संपूर्ण रूप पर ही निर्भर करेगी। ये भी कह रहे हैं कि आप 1 महीने का वक्त दें, सीज फायर करें, जो सेना के जवान को या जो फौज को आप रखे हुए हैं अपने अपने विभिन्न जगह जो बनाए हुए हैं अड्डा हैं उसको अपने कैंप में रहने दें, बाहर मूव वो ना करें, ताकि हम अपने लोगों से बातचीत करके चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। ये सरकार के ऊपर ही इस चीज़ को निर्भर करने के बाद ये अभय के दस्तावेज में ये जो पत्र है उसमें जाहिर है। हम देश के तमाम मेहनतकश जनता, दलित, आदिवासी, महिला एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों और बुद्धिजीवी, मानव अधिकार कार्यकर्ता, शांति कमेटी के मित्रगण, लेखक, कलाकारों से ये अपील कर रहे हैं कि बदली हुई परिस्थितियों में पार्टी एवं देश के क्रांतिकारी आंदोलन सामना कर रही बहुत बुरी परिस्थितियों में हमसे लिए गए इस निर्णय को समझना है। ये इन्होंने अपील भी किया लोगों से कि इस चीज़ को समझें। हम आपसे
यह उम्मीद कर रहे हैं कि तहे दिल से आप इसे समझकर हमें आपका पूर्ण सहयोग देते हुए इस प्रक्रिया को आगे ले जाएं। आज हम सब मिलकर हमारी पार्टी पर और समूचे देश के तमाम माओवादी अधीनस्थ इलाकों पर जारी भीषण सैनिक हमलों को सरकार से रुकवाकर खून बह रहे जंगलों में शांतिपूर्ण वातावरण को कायम करना है। बदली हुई हमारे रुख पर समूचे देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे पार्टी के नेतृत्व व मित्रगण एवं भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के हितैषियों और देश की जनवादी प्रगतिशील ताकतें एवं वामपंथी शक्तियों और संस्थाएं अपनी विचारों को कष्ट कर हम तक पहुंचाने से हम तहे दिल से स्वीकार कर उन पर गौर करने के लिए तैयार हैं। नीचे दिए गए ईमेल, फेसबुक के आईडी पर आपके विचारों को हम तक पहुंचाइए। हमारी प्रपोजल पर सरकार अपनी सहमति जताते हुए सहयोग करने के आश्वासन देने के फौरन बाद से ही यह ईमेल और फेसबुक अकाउंट को देख सकते हैं, यानी अभी तक डीएक्टिवेट है। जो ही सरकार की तरफ से इसकी सूचना मिलेगी ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब उसके बाद सभी लोग देख पाएंगे, इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं लोग दे पाएंगे। सरकार से हमारा अनुरोध है कि आप अपने निर्णय को इंटरनेट से दूर रहने वाले हमारे पार्टी के तमाम कैडरों तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी एवं दूरदर्शनों के माध्यम से जरूर प्रचार प्रसार करवाएं। मैंने विभिन्न माध्यम से सरकार को जिम्मा दिए हैं ये कि हमारी बात को आप पहुंचाइए जंगलों तक, आकाशवाणी में रेडियो के माध्यम से, क्योंकि जंगलों में लोग रेडियो के माध्यम से खबरें सुन पाते हैं। वहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं होती, या सुविधा होती भी अगर है तो वो पुलिस की निगरानी में होता है, और जो ही इंटरनेट चालू करेंगे तो पुलिस उनको कर लेगी, तो ट्रेस कर लेगी और उनको हमला कर देगी। इसलिए वो लोग आकाशवाणी मैंने रेडियो का ही इस्तेमाल मूलतः करते हैं सूचनाओं के लिए। इस प्रेस विज्ञप्ति के नीचे 3 पॉइंट्स में विशेष सूचना देते हुए दर्ज किया गया है कि हमारी पार्टी के जो भी साथी सरकार के से दिए गए समय सीमा के अंदर यदि अपने अनमोल विचारों को हम तक पहुंचाने में असमर्थ रहते हैं तो आप चिंता मत कीजिए। वार्ता प्रक्रिया के दौरान भी आप अपना विचार भेज सकते हैं। आगे लिखते हैं, देश के अलग अलग जेलों में बंद साथी भी जेल अधिकारियों की अनुमति से अपने विचार को कृपया भेजिए। और तीसरे पॉइंट में ये लिखते हैं, राज्य कमेटी, स्पेशल एरिया कमेटी, स्पेशल जोनल कमेटी, सब जोनल ब्यूरो सहित पार्टी के अलग अलग स्तरों में प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहे साथीगण एक मत के साथ राय प्रकट होने पर प्रवक्ता के नाम से भी भेज सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने जो ऊपर बताया था, उन्होंने एक ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी जारी किए हैं जो कि इस प्रकार है, मैं यहाँ पर लगा दूंगा। यह आईडी अभी एक्टिव नहीं है। जब तक सरकार की ओर से कोई अधिकृत सूचना नहीं मिलती है, सरकार की ओर से सहमति की सूचना मिलते ही यह एक्टिवेट हो जाएगा। पत्र के अंत में नोट दर्ज करते हुए कहा गया है कि कई कारणों से यह बयान लेट से जारी कर रहे हैं। जाहिर है पुलिस के दमन के दौर में यह संभव है। सत्ता की ओर से इसकी कब प्रतिक्रिया आएगी यह तो वक्त की बात है, लेकिन जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि वह यही कि फिलहाल लोग जहां भौचक्का हैं वहीं अभय के इस बयान से सत्ता को साफ सूंघ गया है। राजनीतिक मामलों के जानकार बताते हैं कि माओवादी प्रवक्ता अभय की ओर से जारी यह बयान कोई अप्रत्याशित नहीं है। अभय की पत्नी ने पहले ही सरेंडर कर दिया था, तो अभी उनकी भाभी सुजाता ने भी सरेंडर कर दिया है। घटनाक्रम का प्रभाव बताता है कि जल्दी ही अभय भी सरेंडर करने वाले हैं, या वे पूरी पार्टी को सरेंडर की दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि पूरी पार्टी सरेंडर नहीं करती है तो लाजमी तौर पर पार्टी एक बार फिर या पार्टी विभाजन का दंश झेलेगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अगर अभय पार्टी को विभाजन कर सरेंडर करते हैं, तब क्या अभय के हिस्से में आई पार्टी किस तरह और किस हद तक बची हुई पार्टी पर हमले करती है। क्या सरकार की ओर से वह एक बार फिर डीआरजी के तर्ज पर हथियार उठाकर बाकी बचे हुए माओवादियों को खत्म करेंगे? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब सरकार की प्रतिक्रिया और भविष्य पर निर्भर करता है। ये अभय के पत्रों से एक चीज़ साफ हो रहा है कि पार्टी के अंदर 2 धाराएं बनी हुई है। दोनों धाराओं के बीच में एक काफ़ी अंतर्कलह है। अंतर्कलह का मतलब द्वंद्व तो हमेशा रहता है, लेकिन यह काफ़ी गहन विमर्श और संकट का दौर है
क्योंकि पार्टी पूरी तरह इस प्रसंग में सहमत नहीं है। क्योंकि पार्टी ने एक तरफ 6/9 को जो बयान दिया, जो मैंने दिखाया आपको सुबह आगे, या यहाँ भी देख लेंगे उस डिसीजन को, वो 21 सितंबर से 27 सितंबर तक पार्टी का स्थापना दिवस मनाने की घोषणा किए हैं। और उसमें जो पूरी ताकत से जो है PLGA आंदोलन, हथियारबंद संघर्ष को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने की बात उन्होंने कहा है, जो कि उनका पुराना लाइन है और जो लाइन लगभग 60 साल से चलता चला आ रहा है। लेकिन वहीं अभय का जो ये बयान है, जो कि 15 अगस्त को लिखा गया था और जारी हुआ है आपको 1 महीने के बाद, 2-3 दिन पहले, इसके बाद से कोहराम मचा हुआ है। मतलब भारत सरकार के अंदर भी, भारत सरकार के बाहर भी माओवादी संगठन की तरफ से कोई दूसरी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन ये 2 पत्र जो कि 11 पन्ने का था, और ये 2 पत्र जो कि 2 पन्ने, एक दूसरा पत्र जो 2 पन्ने का है, सवाल बहुत सारे खड़े करते हैं। देखना होगा भविष्य किस दिशा की ओर जा रहा है। क्या पार्टी विभाजन की ओर जा रही है? यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। आप चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। आप इस मुद्दे पर क्या समझ रखते हैं उसको भी ज़रूर बताइए, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और अपने दर्शकों को बेहतर तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत करने में हमें मजबूती मिल सके। नमस्कार, शुक्रिया। इसके साथ ही दर्शकों को बताना चाहेंगे हम कि 11 पन्ने का जो पत्र 6/9/2025 को जारी किया गया था, हम उस पन्ने का, उस 11 पन्ने के पर्चे को भी, जो लिफलेट के शक्ल में है, हम आपको अपनी अगली वीडियो में उसको बताएंगे और पूरी तरीके से दर्शकों को दिखाने का कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ वो 6 सितंबर 2025 ईस्वी को उन्होंने लिखा है।